अच्छा देखें, अभी जो हमने पढ़ने हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर किसको कहते हैं? डिसऑर्डर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स के जो डिसऑर्डर हैं उसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। और आपकी बुक में पहला जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर दिया हुआ है वो है एथ्रियोस्क्लेरोसिस। एथ्रियो का मतलब तो आर्टरीज, और स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग। हमारी आर्टरीज का हार्ड हो जाना। जितनी आर्टरी इलास्टिक होंगी ब्लड फ्लो उनमें से इतना बेहतर तरीके से होगा, लेकिन आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं तो उनमें से जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो उस तरह बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। अच्छा अब देख, ये सबसे पहले तो ये देख लो ये आर्टरीज हार्ड होती क्यों है। मिसाल के तौर पे ये मैं दोबारा जो है वो आपकी एक ब्लड वेसल आर्टरी बना देता हूँ, यहाँ पर ये आर्टरी है, सही। अब आर्टरी की वही मैंने आपको लेयर्स बताई थी। सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो एंडोथेलियम लेयर है, जिसको हम इंटीमिया या ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। उसके बाद लेयर्स जो होती हैं वो दूसरी लेयर्स होती हैं। चलें, पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बस वो भी लेयर मौजूद है। अब क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो है वो चिकनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, या जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनके अंदर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जो फैट्स होते हैं, ये फैट जो है वो इंटीमिया की तरफ जो है, ये जो लेयर होती है नीचे, यहाँ पर जाकर ये फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। फैट और बाज़ दफ़ा कैल्शियम भी जमा हो जाता है। कुछ प्लेटलेट्स होते हैं वो भी ऐसे जमा हो जाते हैं, और उनके जमा होने की वजह से नीचे वाली जो लेयर होती है ऐसे जमा हो जाती है, और ऐसे एक जो है वो क्या बन जाती है, एक ऐसे लेयर्स बन जाती हैं। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं, ये जो नीचे जमा हो रही है इसको हम कह रहे हैं एथिरोमेटस प्लाक। इसको क्या कहते हैं? इसको प्लाक कहते हैं। और इस प्लाक के अंदर एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। ये तमाम चीजें मिलकर इसको बनाती हैं। अब इसके जमा होने की वजह से नीचे, इसके जमा होने की वजह से आर्टरी क्या होना शुरू हो जाती हैं? हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो आर्टरियल वॉल, स्पेशली जो इंटीमा यानी अंदर वाली जो वॉल होती है, विच लूजेस इट्स इलास्टिसिटी, यानी इसकी लचक जो है वो खत्म हो जाती है। इनर लेयर थिकिन, यानी इनर लेयर थिक हो जाती है। और बीच में जो इसका ल्यूमेन होता है, ये बीच वाला जहाँ से ब्लड ने फ्लो करना है, यहाँ से ये जगह, इसका ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है। और इम्पेयरिंग मतलब ये प्रॉब्लम काज करती है फिर किसमें? ब्लड के फ्लो में। ऐसे ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं कर पाता। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है इसकी या प्लाक बनने की वजह क्या हो सकती है? स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी उनकी इनर लेयर जो है वो हार्ड हो जाती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज्यादा होता है तो ब्लड ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है, तो उसकी वजह से भी इनर लेयर जो है वो क्या हो सकती है? हार्ड हो सकती है। मेल जेंडर, मेल्स में कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से मेल के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। आपका लाइफ स्टाइल जो होता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी बॉडी की लचक भी खत्म हो जाती है, आपकी आर्टरीज की भी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। या आप बहुत ज्यादा फैटी फूड यूज करते हो तो उसकी वजह से भी ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो हो जाता है। अच्छा, इस एथेरोस्क्लेरोसिस के जो है वो इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी इसका नुकसान क्या हो सकता है? अभी देखें, इसका नुकसान तो एंजाइना पेक्टोरिस भी हो सकता है इसकी वजह से। एंजाइना पेक्टोरिस देखो किसको कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब यहाँ पर ये है कि मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, ये जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। ये जैसे हार्ट है, हार्ट के अंदर से मैंने आपको बताया था क्या निकल रही होती है? एक एओर्टा निकल रही है। ये एओर्टा पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। लेकिन इस एओर्टा से एक कॉर्नरी आर्टरी भी निकलती है, कॉर्नरी आर्टरी भी निकलती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर ये आपकी कॉर्नरी आर्टरी जो है इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ये नैरो हो जाए, तो ब्लड के सेल्स को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। जब ब्लड के सेल को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो आपके ब्लड को जो है वो क्या कहना चाहिए कि ब्लड को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या आपके चेस्ट के अंदर फिर इसके चारों तरफ पेन शुरू होगा, चेस्ट में और आर्म में, और ये माइल्ड सा आपको हार्ट अटैक होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये जो माइल्ड हार्ट अटैक है इसको क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ये किसकी वजह से हो सकता है? ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। सिर्फ माइल्ड हार्ट अटैक नहीं होता, सीवियर हार्ट अटैक भी हो सकता है। किसकी वजह से? इस जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर होगी ये बात?
एथरोस्क्लेरोसिस के याद रख लोगे कि एथरोस्क्लेरोसिस जो है वो क्या है, बेसिकली आर्टरीज का हार्ड होना है। फिर आर्टरीज का ये याद रख लोगे कि आर्टरीज जब हार्ड होती हैं तो उसके अंदर जो एक लेयर जमा हो जाती है जिसकी वजह से वो हार्ड होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, एथ्रोमेटस प्लाक कहते हैं। और इसमें क्या जमा होता है और इसके अलावा जो है इसकी वजह क्या होती है। अच्छा देखो, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, मेल जेंडर, ये जो एथरोस्क्लेरोसिस की वजह है ना, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हैं सबकी वजह यही है जो नीचे लिखी हुई है ना, स्मोकिंग, ये सारी की सारी चीजें ये सेम है सबकी वजह। अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है हाइपरटेंशन। इसके बाद जो दूसरा मुझे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो बताना है वो कौन सा है, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं किसको है, हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। हाई ब्लड प्रेशर, मैंने आपको कहा कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है। 120 सिस्टोलिक और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। अच्छा, 120 से लेके 40 तक इसको नॉर्मल कह देते हैं, 80 से लेके 90 तक। लेकिन इससे ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे, उस ब्लड प्रेशर को हम कहेंगे हाइपरटेंशन, यानी वो हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, एक होता है मीन, एक ब्लड प्रेशर का हम मीन भी निकालते हैं, लेकिन वो मीन किस तरीके से ब्लड प्रेशर का निकालता है उसको आप छोड़ दो अभी फिलहाल, क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा होगा। लेकिन आपने ये भी बात याद रखना है, जब आप रेस्ट में होते हो और रेस्ट में आप हो और उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर 110 mmHg से आपका जो है वो मीन आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा है। मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर आपका 110 mmHg से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम हाइपरटेंशन कहेंगे। उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे अगर 110 mmHg से मीन ब्लड प्रेशर ज्यादा है। और नॉर्मल अगर देखो तो 120 और 90 से अगर ज्यादा होगा। लेकिन ये ब्लड प्रेशर होना चाहिए रेस्टिंग स्टेज में ज्यादा। अगर आप भाग कर जा रहे हो, कहीं भाग भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस दौरान तो हमारा वैसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही होता है। अगर आप को कोई स्ट्रेस में हो, कोई टेंशन है, कोई एंजाइटी है, तो वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। असल ब्लड प्रेशर जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में देखा जाता है। अगर आपकी रेस्ट में वो ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम नहीं होते। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर 170 और 100 तक भी होता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगता। और ये ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरीज को डैमेज कर रहा होता है, आपकी कोरोनरी आर्टरी को भी डैमेज कर रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको हम ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है, तो आपको बताना है इसके सिम्टम लेस होता है। इसके ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं होते अक्सर। तो ये तो था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बाद एक और जो बात आपको बताई गई है वो थ्रोम्बस बताया गया है। थ्रोम्बस, अब देखो ये थ्रोम्बस बता देता हूँ, ये थ्रोम्बस क्या होता है। ये जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती है ना, कभी कभी ये क्या हो जाती हैं, पंक्चर भी हो जाती हैं। जैसे टायर पंक्चर होता है ना, ये भी कहीं कहीं से ऐसे पंक्चर हो जाती हैं। लेकिन जैसे ये पंक्चर होती हैं तो आपको पता है हमारे प्लेटलेट्स आते हैं और प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर इसको दोबारा क्या कर देते हैं, इसको रिपेयर कर देते हैं। यहाँ पर दोबारा ये रिपेयर हो जाती है। कहीं से भी ब्लॉकेज हुआ होता है, हाई ब्लड प्रेशर किसी वजह से भी अगर डैमेज हो जाती है तो वहां पर प्लेटलेट इसको क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन आर्टरीज के अंदर ब्लड का क्लोड बन जाता है। ब्लड का क्या बन जाता है, क्लोड बन जाता है। जैसे ये ब्लड का देखें क्या बन गया, ये क्लोड बन गया आर्टरीज में। अब ये जो ब्लड का क्लोड बनता है इसको क्या कहते हैं, इसको थ्रोम्बस कहते हैं। इस ब्लड के क्लोट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। अब बाज़ावा थ्रोम्बस भी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, अब ये रास्ते में आ गया, इसके फ्लो में जो है वो प्रॉब्लम काज कर रहा है। और ये तो थ्रोम्बस होता है। फिर एक दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं एम्बुलस। अब एम्बुलस क्या होता है, जब ये क्लोट जो है वो डिसलॉग हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्लोट जो है वो हट गया, इस जगह से यहाँ से हट गया, और हटने के बाद ये ब्लड के साथ मूव करता हुआ गया और किसी छोटी आर्टरी को जाकर क्या कर दिया इसने, वहां पर जाकर उसको ब्लॉक कर दिया। जब ये थ्रोम्बस मोटाइल हो जाता है, यानी ये जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसको एम्बुलस कहते हैं। एम्बुलस इज नथिंग बट इट इज दी मूविंग थ्रोम्बस।
मोटाइल थ्रोम्बस, जब थ्रोम्बस मूव करता है तो उसके लिए जो है वो, या डिसलॉक थ्रोम्बस, डिसलॉक जब थ्रोम्बस हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम एम्बुलस जो है वो कहते हैं। और नॉर्मली अगर ये थ्रोम्बस कॉर्नरी आर्टरी में बनेगा, कॉर्नरी आर्टरी कौन सी है, कॉर्नरी आर्टरी जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, यहाँ अगर बनेगा तो इस थ्रोम्बस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, या इसको हम कहेंगे कॉर्नरी थ्रोम्बस। अब एक और चीज देख लो, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, बस इसमें ये छोटी छोटी बातें याद रखनी थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब एक और आ जाओ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी दिया हुआ है आपकी बुक में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन असल में टेक्निक मेडिकल नेम है किसका, हार्ट अटैक का। ये है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब क्या, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बेसिकली हम किसको कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल का मतलब हार्ट मसल, और इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ। मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या हो गया, हमारे हार्ट मसल्स की डेथ। अब कैसे हार्ट मसल्स की डेथ हो रही है, मिसाल के तौर पे ये देखो, आपका हार्ट है और आपके हार्ट के ये मसल्स हैं, चारों तरफ जो है ये हार्ट के क्या है, ये मसल्स हैं। अब इनको जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो कॉर्नरी आर्टरी है ना, उसके मजीद छोटी छोटी आर्टरीज में अगर डिवाइड हो गई, अब किसी जगह पर यहाँ पर थ्रोम्बस जमा हो गया, अब ब्लड के हार्ट के इस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये वाले जो हार्ट के सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ये डेड हो गए हार्ट के सेल। अब जब वेंट्रिकल के सेल डेड हो गए तो आपको पता है वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जब वेंट्रिकल अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो हमारी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। मैंने कहा था ना, 1 मिनट के अंदर हमारा जितना कार्डियक, जितना ब्लड वेंट्रिकल से निकलता है, आई थिंक 5 लीटर तक निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब हमारी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी क्योंकि हार्ट के मसल्स क्या हो गए, डैमेज हो गए। अब डिपेंड करता है, अगर आपके ज्यादा हार्ट के मसल डैमेज हो जाते हैं तो इसको कहते हैं ये सीवियर हार्ट अटैक है, और थोड़े बहुत डैमेज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है। और आपको पता है हार्ट के मसल दोबारा रीजनरेट होते नहीं है, तो इसको स्पेसिफिकली इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या जिसको हम कह रहे हैं हार्ट अटैक। बस इतनी बात है हार्ट अटैक के अंदर जो आपने याद रखनी है। अब एक और चीज, यहाँ तक क्लियर हो रही है चीजें, थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ कि आप सिर्फ जो है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ, एक चीज होती है स्ट्रोक। ये सारे ब्लड वेसल्स या हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब देखो ये स्ट्रोक क्या होता है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये कोई बंदा है और उसके जो है वो ब्रेन की तरफ ये आर्टरी जा रही है। अच्छा, लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, याद रखिएगा, लिम्फेटिक वेसल्स ब्रेन में नहीं होती, न्यूरॉन जो होता है ब्रेन के अंदर नहीं होती, बाकी हर जगह पर होती है। अब ये आर्टरी जा रही है किसके अंदर, हमारे ब्रेन में। अब क्या होता है कि इस आर्टरी के अंदर जो ब्रेन की तरफ जा रही है, यहाँ पर क्या जमा हो गया, यहाँ पर कोई थ्रोम्बस आ गया, सही है। अब ये थ्रोम्बस जब आ गया तो अब इस आर्टरी को जो है वो हमारे ब्रेन को इस जगह पर, जहाँ पर ये आर्टरी जा रही थी इस जगह पर, इस वाले एरिया को ब्लड सही तरीके से सप्लाई नहीं होगा। जब इस एरिया को ब्लड नहीं मिलेगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। हमारे ब्रेन का ये एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक। डैमेज ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन काज बाय इंटरप्टिंग ऑफ द ब्लड सप्लाई। तो हमारे ब्रेन का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए, और क्यों डैमेज हो जाए, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। जाहिर सी बात, ब्लड इसको ऑक्सीजन देगी ना, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारा राइट साइड वाला ब्रेन हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला साइड जो है वो राइट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया तो क्या होगा, आपका राइट साइड वाला एरिया जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। यानी आधे जिस्म का जो है वो, आधा जिस्म जो है वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। और जो पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, वन साइड ऑफ बॉडी की जो पैरालिसिस हो जाती है, इसको हम कहते हैं हेमीप्लेजिया। ये हेमीप्लेजिया बेसिकली क्या है, पैरालाइसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। ये क्यों पैरालिसिस हो गई वन साइड ऑफ द बॉडी की, क्योंकि वो ब्रेन का पार्ट जो हमारे बॉडी के इस साइड को कंट्रोल कर रहा था, वो क्या हो गया, वो डेड हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा, तो हमारे आधी साइड जो है वो क्या हो गई, पैरालाइज हो गई। अब ये तो स्ट्रोक हो गया। अब हेमरेज समझ लो कि हेमरेज क्या होता है, स्ट्रोक तो ये हो गया। अब हेमरेज क्या होता है, ब्रेन हेमरेज जो हम कहते हैं।
हेमरेज तो सिंपली हम कह रहे हैं escape of blood from blood vessel। अब आप देखो ये तो था, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल जा रही है, लेकिन इसमें से ब्लड स्लो स्लो मूव कर रहा है, लेकिन ये इसमें से कुछ ब्लड यहाँ से जा रहा है, लेकिन थ्रोम्बस बहुत ब्लॉक कर दिया बिल्कुल थ्रोम्बस ने। तो अब क्या होगा, यहाँ जब ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो ये हमारी नस जो है यहाँ पर ये फट भी सकती है और ब्लड इसमें से बाहर भी निकल सकता है। जब ब्लड इस ब्लड वेसल से बाहर इसके बाहर निकलना शुरू होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेमरेज। अगर ब्रेन की हुई है तो हम इसको कहेंगे ब्रेन हेमरेज। और ये जो ब्लड बाहर निकलेगा ये ब्लड क्लॉट बना लेगा, जिसको हीमोटोमा कहेंगे। यहाँ पर ब्लड की क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको जो है वो ये सारे के सारे ब्लड के जो है वो डिसऑर्डर थे जो आपकी बुक में दिए हुए थे, और ये मैंने आपको बता दिए कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अब देख लो मैंने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में आपको कौन कौन सी बातें बता दी। पहले मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में बता दिया कि अगर हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी तो इसको हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, उसकी वजह भी बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट और कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है, इसको थ्रोम्बस कहते हैं। और अगर वो थ्रोम्बस डिसलॉग हो जाए और मोटाइल हो जाए तो उसको एम्बुलेंस कहेंगे। फिर मैंने आपको बताया अगर हमारा ब्लड प्रेशर 110 मीन से ज्यादा हो या 140/90 से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन को जो है वो साइलेंट किलर भी जो है वो कहा जाता है। फिर मैंने आपको ये बता दिया मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन क्या होता है, हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन कहते हैं। स्ट्रोक बता दिया, स्ट्रोक क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको जो है वो हेमरेज बता दिया, स्ट्रोक और हेमरेज में क्या फर्क होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जी, तो हेमरेज फिर बार रिपीट कीजिएगा। हेमरेज क्या होता है, सिंपली हेमरेज को ये याद रख लो, ये आपकी ब्लड वेसल है, सही है, ये ब्लड वेसल। अब इसमें से ब्लड जा रहा है, सही है, ये ब्लड, चलो रेड बना देता हूँ, ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है। अब आगे क्या बन गया, एक बड़ा सारा अच्छा सा जो है ना ये वो बन गया है, एक थ्रोम्बस बना हुआ है। अब यहाँ से ब्लड जो है वो जा रहा है, लेकिन क्या है कि ये आगे से तो इसको रास्ता मिल ही नहीं रहा है। फिर क्या होता है, अगर हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाए और ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए, एस्केप हो गया, एस्केप का मतलब निकल गया बाहर, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हेमरेज कहेंगे। और ये बाहर निकल के क्लॉट बना लेगा, इसे जम जाएगा। क्लियर हुआ है, ब्लड तो इसको हम हेमरेज। क्लोज हुआ तो इसको थ्रोम्बस नहीं कहेंगे। जी क्लोट, बस क्लोट को हम हेमाटोमा कहते हैं। किसी भी जगह जैसे हमारे कोई नाखून में देखा है चोट लग जाती है तो वहां पर एक ब्लड का ब्लैक ब्लैक सा क्लोट बन जाता है। जब भी क्लोट बनेगा, चाहे किसी जगह पे भी हमारा खून जो है वो ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट बनेगा तो उसे थ्रोम्बस कहेंगे। ब्लड वेसल से बाहर जब क्लोट बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हेमाटोमा ही कहते हैं। समझ आई बात? जी सर। सही है। अब आगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता इसको शुरू से पढ़ा तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे ये है हमारा इम्यून सिस्टम। आज ही चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। वैसे मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप लोगों को ब्रेक दे दूं, फिर इम्यून सिस्टम पढ़ाऊं, ताकि जो आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ। दे दूं 5 मिनट का ब्रेक, फिर इम्यून सिस्टम यस पढ़ाता हूँ सर, जनरेटर भी थोड़ा। चालू करना है। हाँ हाँ, जाके बस अभी ब्रेक ले लो थोड़ा सा, फिर इम्यून सिस्टम पढ़ाता हूँ ताकि आप फ्रेश हो जाओ इम्यून सिस्टम पढ़ने। चलो चलो।